कंफर्म हो गया है कि हिजबुल्लाह ने जो 25-26 अगस्त को यानी मुहर्रम के 40वें दिन जो इजराइल पे ड्रोन हमला किया था, जिसके बारे में जिसको डे ऑफ द एबरीन कहते हैं, 40वां दिन जो मुहर्रम का है, उस दिन जो स्ट्राइक किया था उसमें 22 इजरायली सोल्जर मारे गए और 74 इजरायली सोल्जर घायल हो गए, और वो भी सिर्फ एक साइड पे, क्योंकि तेल अवीव पे सीधे हमला हुआ था। और उसमें जो ग्लिलोल साइट है, जो यूनिट 8200 इजराइल की सबसे सोफिस्टिकेटेड यूनिट जिस पे हमला हुआ था, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। लेकिन कितने इजरायली मारे गए ये अभी तक साफ नहीं हुआ था, आज एक यूरोपियन एजेंसी ने अल मायादीन जो अरबिक न्यूज़पेपर उसको बताया, और ये कंफर्म हो गया है। लेबनान के बहुत सारे जो नॉन हिजबुल्लाह सोर्सेज हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जो हिजबुल्लाह ने, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, जो हिजबुल्लाह ने 25-26 अगस्त को इजराइल पे ड्रोन स्ट्राइक की थी, इजराइल यानी तेल अवीव पे, उसमें जो ग्लिलोल यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर था, वहां पर 22 इजरायली सैनिक मारे गए, 74 घायल। और जो दूसरी जगह एन हरिशेम, वहां पर जो हमला किया था, उसकी तो अभी फिगर्स आई नहीं है। ग्लिलोल मैं आपको बता दूं, जो 8200 का जो हेडक्वार्टर, वो करीब तेल अवीव से 9 किलोमीटर दूर उत्तर में है, और एन हरिशिम जो है वो 40 किलोमीटर दूर तेल अवीव से है। तो दोनों जगह स्ट्राइक हुई थी। और ये कैसे हुआ था, आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह ने यूज की थी, सबसे पहले हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स मारे, उसके बाद इजराइल ने सोचा कि हिजबुल्लाह का कोई हमला हो रहा है, लगातार इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। और उन हमलों में जो हिजबुल्लाह है ऑलरेडी वो जगह खाली करा चुका था, वो खाली जगह पे जो इजराइल का हमला था, उसमें जो रॉकेट्स थे, जो ड्रोन्स थे, वो खाली, तो बिल्कुल बेकार साबित हुए। उसके बाद हिजबुल्लाह ने फिर एक रॉकेट स्ट्राइक की, देखिए ध्यान से दीजिए, फिर से एक रॉकेट स्ट्राइक की, जो अपर गैलिली यानी जो लेबनान से जुड़ा एरिया है, वहां पर रॉकेट स्ट्राइक की। लेकिन वो रॉकेट स्ट्राइक डिकॉय था। असली जब इजराइल इसमें फंसा रहा कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट स्ट्राइक की, उनको हमने इंटरसेप्ट कर दिया, तब उसने ड्रोन मार दिए तेल अवीव पे। यहां पर उसने रॉकेट मारे, यहां उसने ड्रोन मारे, और वो ड्रोन, उनका जो असर हुआ है वो पूरी तरीके से सामने आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, 22 इजरायली मारे गए हैं, 74 घायल हैं, केवल ग्लिलोल 8200 के हेडक्वार्टर में। इन हेरेशम में क्या हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है। सैकड़ों इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ये बात कब तक छुपाओगे इजराइल, कब तक? कहीं ना कहीं तुम्हारी जो पोल है वो खुली जाती है। प्यूतिन ने आज कह दिया कि हम यूक्रेन और जो नेटो को नष्ट करेंगे, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो आपके सामने जारी किया है आज, जिसमें सीधे सीधे प्यूतिन को प्रोवोक किया जा रहा है। और प्यूतिन ने कहा है कि अगर नेटो ने लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को दे दी, तो हम फिर पूरे नेटो से युद्ध की घोषणा कर देंगे। और रशिया जो है वो 33 देशों से, जो कि नेटो में ऑलरेडी लड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या। और उसके पीछे चाइना आज वहां पर भी रशियन डेलीगेशन गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हम एडवांस कर देंगे। लेकिन आज का दिन देखिए, जहां तक पैलेस्टीन, क्योंकि ये जो वीडियो है ये शुद्ध रूप से जो मैं रोज जारी करता हूं एक खास 9 साढ़े 9 के बीच इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे, इसमें आज का दिन हिजबुल्लाह के नाम, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 25-26 अगस्त को जो किया वो तो सामने आया ही। आज भी उसने जो सफद इजराइल का जो बेस, और उसमें भी जो बेरिया आईडीएफ, मतलब सफद जो इलाका है और नॉर्थ इजराइल में, और बेरिया जो उसमें आईडीएफ, जो एक बड़ा आईडीएफ का बेस है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है, वहां पर उसने मार दिया। और उसने ऐसा मारा हिजबुल्लाह ने, इस बार ड्रोन से भी मारा, रॉकेट से भी मारा, और इसके अलावा कम से कम 14 से 15 जगह और मारा। और खासियत यह है कि रोज हिजबुल्लाह देखिए कभी कभी 100 रॉकेट भी मारता है, लेकिन उसमें से करीब 30-40 इंटरसेप्ट हो जाते हैं, या जो एवरेज है करीब 25 से 30% इंटरसेप्ट होते हैं। पहले 100% होते थे। 7 अक्टूबर के पहले 100% कई बार इजराइल ने इंटरसेप्ट किए हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट। अभी वो संख्या घट के 30% हो गई, और आज वो संख्या केवल 2% रह गई। 2% इजराइल केवल हिजबुल्लाह को इंटरसेप्ट कर पाया। क्या मुंह रह गया हिजबुल्लाह का। उसके बाद देखिए
वेस्ट बैंक में जो आज लड़ाई हुई, गाजा में जो आज लड़ाई हुई, वेस्ट बैंक में खासतौर पर ट्यूबस में फिलिस्तीनी लड़ाकों को एक सेटबैक झेलना पड़ा। करीब 5 फिलिस्तीनी लड़ाके ट्यूबस ब्रिगेड के शहीद हुए, लेकिन फिर उसका बदला लिया गया नाब्लस में, और नाब्लस में करीब 11 इजरायली सोल्जर्स जख्मी हो गए, जबकि 2 एक्सेस से लगातार जो पूरा नाब्लस के जो 2 एक्सेस हैं उनमें पहले से माइंस बिछाई हुई थी, और उसके बाद जो एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट किए, और फिर सीधे आमने सामने जो मशीन गन से लड़ाई हुई। और उसमें वही बात जो एक बार और पहले वेस्ट बैंक की लड़ाइयों में सामने आई थी, किस तरह से इजराइल पैलेस्टीनियन फाइटर्स झुक के एक बार गोली चला के झुकते थे ताकि जो उनके पीछे है वो आगे जा सके, वो मारता था, फिर वो झुकता था, फिर यह आगे जाते थे। इस तरह से एडवांस भी होता जाता था और गोलियां भी चलती जाती थी। और इस तरीके की मैन्यूवरिंग एक नए, मतलब ये कम यूज करती है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, लेकिन जब भी यूज करती, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले भी यूज की थी, लेकिन जब भी यूज करती है इस तरह की मैन्यूवरिंग, उसका नुकसान इजराइल को जबरदस्त होता है। उसके साथ आपको बताएं, आज अमेरिका में एक सेल्फ एमुलेशन एक और हो गया। कहां पर? बॉस्टन जो अमेरिका का एक बड़ा शहर है, उसके इजरायली कॉन्सुलेट के सामने एक अमेरिकन ने सेल्फ एमुलेशन कर लिया, जो गाजा नरसंहार के खिलाफ। इसके पहले ये तीसरा है। इसके पहले आप जानते हैं एरोन बुशनेर, जिसने फरवरी 2024 में वॉशिंगटन में, जो कि राजधानी है अमेरिका की, वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के सामने उसने आत्मदाह किया था। वो तो सोल्जर था, और उसने जब वो जल रहा था तो वो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहा था, और उसके साथ साथ उसने नोट भी छोड़ा और कहा कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, और वो मुस्कुरा रहा था जब वो जल रहा था। अब आप ये सोचिए। और आज जो बॉस्टन में हुआ है, इसके बारे में बिल्कुल सिक्योरिटी ब्लैंकेट लगा दिया है, लेकिन वहां से खबरें आ रही हैं और वहां से खबरें मेरे पास पहुंचेंगी। मैं कल मोस्ट प्रॉब्ली इस पर शॉर्ट बना के कुछ नई सनसनीखेज आपके सामने कुछ नए सनसनीखेज खुलासे करूंगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। अभी बहाना भी उनको है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, और इतना डरा हुआ है अमेरिका कि जो ट्रंप ने, अब सोचिए, ट्रंप उनका आदमी, ट्रंप का मैं कोई समर्थक नहीं हूं, कमला हैरिस, ट्रंप, ये सब इजराइल के मामले में तो एक ही हैं। ट्रंप ने, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसमें तो ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो इजराइल 2 साल में इजराइल विल बी गॉन, खत्म हो जाएगा। उस पर ट्रंप को पूरा एक नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वार्निंग आई कि इस तरह की बात मत करो, ये इजराइल को हर्ट करता है। ट्रंप तक को सेंसर ये लोग कर रहे हैं। अब बताइए, अब इससे ज्यादा क्या और प्रूफ आपको चाहिए कि बुरी तरह से इजराइल हार रहा है? इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि जब आप ट्रंप के पीछे पड़े? उसके बाद देखिए एक और चीज हुई। रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कैनेडी के जो वंशज हैं, जॉन एफ कैनेडी, जिनका असैसिनेशन हुआ था, और उनके असैसिनेशन में भी इजराइल का हाथ, ये सारी बातें अभी आ रही हैं सामने, क्योंकि उन्होंने एपेक, जो AIPAC है, जो इजराइल की लॉबी है सबसे पावरफुल, जो पैसा देती है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इजराइल के पक्ष में बोलने के लिए, जॉन एफ कैनेडी एपेक को अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा रहे थे। अभी वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, सोचिए आप, और उससे वो हटा रहे थे उसको, ये कह रहे थे ये फॉरेन एंटिटी है। ये उसको करने जा रहे थे जब उनका असैसिनेशन हुआ। ये नहीं, बिल्कुल नया एंगल है, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको रॉबर्ट कैनेडी ने कहा, उनके वंशज ने, जिन्होंने जो प्रेसिडेंशियल रेस में भी थे, वहां से विड्रॉ करके उन्होंने फिर ट्रंप का समर्थन किया। और इसको बहुत सारे बिल्जेरियन, ये डैन बिल्जेरियन जैसे जो इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा, कैंडिस ओवन ने कहा। इस तरीके से अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा, और जो एक्चुअली राइट विंग हिस्सा है, वो तक कह रहा है इस चीज को। मतलब आप लिबरल लेफ्ट की बात तो छोड़ दीजिए, एक जो राइट विंग हिस्सा है वो भी कह रहा है कि भाई सच तो सच है ना, इजराइल अमेरिका का खून चूस रहा है, और हम ये सब देखते रहे, हम बोले ना उस पर। अब देखिएगा कुछ दिनों में ट्रंप भी एंटी इजराइल पोजीशन लेने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि जो अभी जो सर्वे लेटेस्ट आया है उसमें यह आया है कि जो ज्यूज है अमेरिका के, वो ट्रंप को वोट नहीं कर रहे हैं, जबकि ट्रंप ने पूरी कोशिश की उनको लुभाने की, वो कमला हैरिस को वोट कर रहे हैं 70% से ऊपर। तो ट्रंप अपनी पोजीशन बदलने वाला है, और ट्रंप की पोजीशन की बदलने का मतलब एक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि देखिए ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे एक एटीट्यूड के साथ, उसको कम से कम ये तो, क्योंकि नेतन्याहू जब गया थे, अभी जब नेतन्याहू गया था
अमेरिका, वो ट्रंप से उसने खास मुलाकात की, उसके बाद ट्रंप ने बहुत सारे प्रो इजरायली बयान दिए, लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है वो पूरी बदल गई है। नेतन्याहू के हाथ से ही चीजें चली गई। पता नहीं कौन इजराइल को चला रहा है और पता नहीं कौन अमेरिका को चला रहा है, ये तो ट्रंप खुद कह रहा है। तो अब देखिए ये पूरी जो सिचुएशन है इसमें हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए जो पूरी जो ये खबर आई जो मैंने आपको शुरू में बताई, इसमें तो एन हैरिसन जो दूसरी जगह है, एक जगह में तो 22 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, जो दूसरी जगह है एन हैरिसन, उसके बारे में भी एक खबर आई है कि उसमें कम से कम 71 इजरायली सोल्जर्स इफेक्टेड हुए हैं। 71 इजरायली सोल्जर्स इफेक्टेड हुए, मारे गए हैं या घायल हुए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी सक्सेस है हिजबुल्ला की। उसके बाद आप ये देखिए कि जो, अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो 31 जुलाई को फौज शुक्र जो हिजबुल्ला के बड़े लीडर थे, उनका असैसिनेशन जो इजराइल ने बेरूत में किया था, उसके जवाब में हिजबुल्ला ने 25-26 अगस्त को इजराइल पे स्ट्राइक की थी और 1 अगस्त को इस्माइल हानिये का असैसिनेशन ईरान में किया। और अभी उसका आज ईरान का बयान आया है, जब ये खबर आई कि हिजबुल्ला ने इतने लोगों को निपटा दिया है, ईरान की खबर आती है, ईरान ने कहा, एक तो पेजेशकियान इराक में थे अभी तक, तो इराक से उन्होंने एक बयान दिया कि जो मुस्लिम सोसाइटी अगर अपने फिरके, सारे फिरके भूल के एक नहीं हुई तो इस समय पूरा उसके पीछे वेस्ट हाथ धो के पीछे पड़ा है और रशिया और चाइना के साथ उसे खड़ा होना है, सब लोगों को एक होना है। ये बात पेजेशकियान ने इराक के सॉइल पे कही। दूसरी बात देखिए जो ईरान की तरफ से बयान आया कि उसमें एक पुराना पर्शियन मुहावरा है। उस पर्शियन मुहावरे के अनुसार जब बाज होता है, जब ईगल स्ट्राइक करता है, तो वो किसी को एक तो बताता नहीं है, कानो कान खबर नहीं लगने देता, और वो कितने, जब चील हमला करता है, बाज या चील, और वो कितने चूहों को उठा के ले जाएगा, ये कोई क्लैरिटी इस बारे में नहीं होती है। ये देखिए जो पूरा एक ईरान ने एक पर्शियन मुहावरे के माध्यम से जो कहने की कोशिश की है इजराइल को, वो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए ये जो जारिद एक और जगह इजराइल की जहां पर सीधे मारा है, सीधे हिजबुल्ला ने मारा है, अरब अल आराम शे यहां पर मारा है। उसके बाद देखिए जो कम से कम 6 जगह हैं और हैं वहां पर मारा, उसमें यिफ्ता, रमोत नफ्तली, सफत के 4 और इलाके बेरिया को छोड़ के, आमियाद, मिसगाव, इस तरह से लगातार मारा है। उसके बाद देखिए जो एक और बात सामने आई है कि हसन नसरल्ला का बयान आया है और हसन नसरल्ला ने यह कहा है कि अभी तो ये एक शुरुआत है, 7 अक्टूबर आने दीजिए, 7 अक्टूबर आने दीजिए, उस दिन खून की होली होगी। ये बात साफ नसरुल्ला ने कही है। दूसरी बात एक और आपको बता दें कि यहिया सिनवार ने नसरुल्ला को एक पत्र लिखा है, क्योंकि यहिया सिनवार इस समय हमास के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जो इस्माइल हानिये थे पहले, और उस पत्र में उन्होंने इस्माइल हानिये की बहुत सारे जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की और नसरुल्ला को यह एश्योर किया कि यहाँ पर कि मोहम्मद दैव जिंदा हैं और यहाँ पर हम लोग गाजा में और वेस्ट बैंक में हम लोग पूरी तरह से संगठित हैं, हर झटके को हम लोग झेल रहे हैं, हर सेटबैक को झेल रहे हैं और उसके ऊपर हम और कस के हमला कर रहे हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि गाजा में जो लड़ाई है, गाजा में लड़ाई ऑलरेडी तय हो चुकी, क्योंकि देखिए गाजा की आपको स्थिति बताएं कि इजरायली सोल्जर्स अब वहां जाने को तैयार नहीं। दूसरी बात, जो नेजरीम कॉरिडोर में है उनको एक नया शगुफा इजराइल ने छोड़ा, वो शगुफा ये है, और वो देखिए अब मैं क्या करूं, हंसूं कि रोऊं, ये बता दीजिए, क्योंकि उसमें जो बात इजरायली कुछ जनरल्स ने कही, उनका एक संगठन है, उसमें उन्होंने जो बात कही है कि नॉर्थ गाजा को जो नेजरीम कॉरिडोर वगैरह, पूरे नॉर्थ गाजा को में अब इजराइल का वो मिलिट्री जोन होने जा रहा है। यानी नॉर्थ गाजा में कोई पैलेस्टीनियन कोई नहीं रहेगा, सब हटा दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इजरायली मिलिट्री रहेगी। जाहिर सी बात है वहां पर वो सेटलर्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि जब 2005 में इजराइल विड्रॉ किया था तो उस समय सैकड़ों इस तरह के सेटलर्स जो एरियाज थे वो भी उखाड़े गए थे। कई हजार सेटलर्स को, 8,000 से ऊपर सेटलर्स को गाजा छोड़ना पड़ा था। वो सारी चीजें 2005 में हो चुकी हैं। अब ये दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है वहां सेटलर जाएंगे
सेटलर्स जो वेस्ट बैंक में हैं उनकी दूसरी स्थिति है। वो भी इलीगल है, अमेरिका तक इलीगल मानता है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि इजराइल युद्ध में है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां वेस्ट बैंक में तो फिर भी एक सेटलर्स की संख्या है। गाजा के आसपास जो एरियाज हैं 7 अक्टूबर के बाद इतने खौफजदा हैं कि वहां के लोग, वहां के कहां से सेटलर्स लाएंगे ये दुनिया से, ये मतलब, और जो ऐसा तो नहीं है कि भारत से जो मजदूर ले गए और कुछ लोगों को बुला रहे हैं उनको ये लोग कहेंगे गाजा में घुस जाओ, ये भारतीय कभी होने नहीं देंगे। मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया के लोग वहां गए भी हैं, और वो देखिए वर्किंग क्लास है, वो अपने पेट के लिए गया, उसको बहुत ज्यादा राजनीति तो आती नहीं, ए पॉलिटिकल ज्यादातर लोग हैं, लेकिन अपने अनुभवों से सीख रहे हैं और अपने अनुभवों से वो देख रहे हैं कि इजराइल बड़ा ही क्रूर और बिल्कुल किसी भी तरीके से वर्किंग क्लास फ्रेंडली देश नहीं है, पूरी तरह से वहां पर इस्तेमाल करके फेंक देने वाली नीति है। तो इसलिए वो लोग इसको सीख रहे हैं और खुद ही एंटी इजराइल हो रहे हैं। तो इजराइल अगर ये सोच रहा है कि वो नॉर्थ गाजा को मिलिटरीली ऑक्यूपाई करके वहां सेटलर्स कर देगा, तो उसको एक कोशिश ये भी करके देखे। पहली बात तो ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं और रेजिस्टेंस फाइटर्स ये होने नहीं देंगे। उस पर इजरायली जनरल्स का कहना है, रेजिस्टेंस फाइटर्स को एक एड्रेस करते हुए उन लोगों का कहना है कि रेजिस्टेंस फाइटर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा नॉर्थ गाजा, और वो नॉर्थ गाजा छोड़ के या तो नॉर्थ गाजा छोड़ें या भूखों मरें या हमारी गोलियों से मरें। अब आप ये बताइए, नॉर्थ गाजा में अंडरग्राउंड टनल्स हैं, अंडरग्राउंड टनल से जो पूरी वॉरफेयर चल रही है, जिसको इजराइल अभी केवल ऑफिशियली इजराइल ने कहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी साउथ गाजा के पास हमने 13 किलोमीटर टनल ये टनल्स डिस्ट्रॉय किए। नॉर्थ गाजा की तो बात तक नहीं की है कि हमने यहाँ कोई टनल डिस्ट्रॉय की। यहां पर नीचे से जो तुम्हारे अंदर ये उंगली होगी ना, ये इतनी भयंकर होगी और ये कहां जाके तुम्हें अंदर घुस जाएगी, ये बात अभी इजरायली जनरल, ये देखिए गिदर भक्ति, इज ऑल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये होने कुछ नहीं जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज नॉर्थ गाजा को मिलिटरीली कब्जा कर लेंगे। लंबे समय से इजराइल कह रहा है कि हम गाजा में फिर से जाएंगे, हम गाजा में फिर से कब्जा करेंगे जैसे पहले था 2005 के पहले। अरे गाजा 2005 के 20 साल हो गए, और इन 20 सालों में हमास वहां पर एक ताकत, क्या वहां पर सरकार चला रहा है, और अभी वॉर टाइम में उसने सरकार चला के दिखा दिया, अपने खुद के लोगों को बिना कोई एड बाहर से आए खाना खिला के दिखा दिया है। जब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कभी भी स्टारवेशन हो जाएगा, और इसको लेके यूएनओ में भी बात हुई और यूएनओ के बहुत सारे मेंबर स्टेट्स ने इस बात की तारीफ की, हमास की, पीएफएलपी की, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, तमाम जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं गाजा के, उनकी तारीफ की कि इन लोगों ने वाकई एक जैसे जो सच्चे क्रांतिकारी होते हैं उनका जज्बा दिखाया है, जो लड़ते भी हैं और जिनको पता है मुसीबतें हैं, लेकिन अपनी जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको भी हल करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये देखिए एक मोटा मोटी जो आज का पूरा मंजर था वो है। उसके साथ आपको दो बातें और बताता हूं मैं। एक तो जॉर्डन को लेके क्या हुआ कि नेतन्याहू आज पहुंचे जॉर्डन, मतलब जॉर्डन इजरायली सीमा पर, और उन्होंने उसका सर्वे किया, और उस सर्वे में वो जॉर्डेनियन बॉर्डर के कुछ अंदर घुस गए। अब जब वो अंदर घुसे, एक तो बहुत दिनों से नेतन्याहू गायब हैं, वो एकदम से अपेयर हुए जब ये पूरी जॉर्डन वाली घटना घटी है। वहां से जो माहिर अल जजी जिसने 3 इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को मार गिराया, तो नेतन्याहू वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ जॉर्डेनियन स्पेस को वायलेट किया। उसमें कुवैत का रिएक्शन आया, कुवैत जैसा अमेरिका परस्त, उसका बयान आया, और कुवैत ने कहा कि इस तरीके से कोई हिमाकत, नेतन्याहू अगर सोच रहा है कि जॉर्डन पे भी कब्जा कर लेगा तो ये उसकी भूल है, इसमें अरब स्टेट्स रिटेलिएट करेंगे। अब आप ये बताइए, चलिए एक बात, कोई कह सकता है कि ये सब ऐसे बोलते हैं, कुवैत कुछ करता वगैरह नहीं है, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन स्थितियां बदल रही हैं। स्थितियां बदलती परिस्थितियों में कोई क्या कर देगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। कौन सोच सकता था कि जॉर्डन के अंदर से, सऊदी अरब के अंदर से, इजिप्ट के अंदर से इस तरीके के बड़े बड़े हमले इजरायली फोर्सेस पे होंगे? आप बताइए, कौन सोच सकता था? और रेजिस्टेंस के द्वारा, और उस पर कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर सकते। जॉर्डन में पता क्या हुआ है? जॉर्डन में जो माहिर अल जजी, जो कि बहुत बड़े खानदान से आते हैं, और 1948 की 1968 की जो बैटल ऑफ करामा है उसमें उनके पूर्वज लड़े थे और जीते थे,
तो वो पूरी जो हुवेतात ट्राइब है वो सड़क पे आ गई और हुवेतात जो ट्राइब है वो पूरे साउथ जॉर्डन को डोमिनेट करती है और उसके साथ बाकी ट्राइब्स भी हैं नॉर्थ जॉर्डन की। तो जॉर्डन के अंदर जो जो अभी का जो किंग है अब्दुल्ला टू और जो किंग हुसैन का लड़का है और किंग हुसैन के नाम से जो ब्रिज है वहीं पर माहिर अल जजी ने 3 इजराइलियों को मार गिराया। तो वो इतना घबराया हुआ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बाएं देखे कि दाएं देखे, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो कार्रवाई इजराइल ने डिमांड की थी जॉर्डन से कि माहिर अल जजी के परिवार को ये करो वो करो, घंटा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप अरेबिक ट्राइबल ट्रेडिशन को समझिए, वहां पर इस तरह का कुछ संभव नहीं है। वहां पर जो एक बार एक पूरी जो एक ट्राइब से किसी ने अगर इस तरह से वीरता का काम किया है तो उसके साथ पूरी की पूरी ट्राइब खड़ी हो जाती है। ये पूरी स्थिति जो है भारत में शायद कुछ लोग समझ सकते हैं जिनके पास उस तरह की कम्युनिटी अभी भी बरकरार है। ऑल्दो यहाँ कम्युनिटीज बहुत टूट चुकी हैं, लेकिन जैसे जाटों में एक है या जैसे कुछ जगह ब्राह्मणों में है, ठाकुरों में है, वो वाली जो स्थिति है, या कुछ जगह दलितों में भी है, तो वो वाली जो स्थिति है वो एक जो यूनिटी है, वो यूनिटी देखिए जॉर्डन में इस तरीके से जो बन रही है। और हुवेतात जो ट्राइब है इसका बड़ा टर्बुलेंट इतिहास रहा। मैंने आपको बताया था कि उस समय भी जब अरब रिवोल्ट हुआ था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से, उस समय भी हुवेतात ने ट्राइब ने ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया था। तो उसकी हिस्ट्री बड़ी अलग तरह की, उसको अलग नजरिए से देखा जाता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट बहुत है कि ये लोग बहुत बहादुर हैं, जो भी है अपनी बात जिससे इन्होंने एक बार वफादारी अपनी तय कर ली वो उसके साथ रहते हैं। और वफादारी का सबूत वहां क्या है? शहादत। वफादारी का सबूत है शहादत, जो माहिर अल जजी ने अपना अपना खून देके उसने एक लकीर खींच दी है, जिस लकीर को जॉर्डन का राजा, उसका पूरा खानदान भी पार नहीं कर सकता है। वहां के इनिशिएटिव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। दूसरी बात देखिए जो आ रही है इराक से। इराक में भी जो यमन के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, जिस तरह से जॉर्डन के रेजिस्टेंस को इराक ने आगे बढ़ाया, अब जो इराक का जो नया निशाना है, इराक का जो कुवैत से बयान आया, कुवैत के अंदर एक नया रेजिस्टेंस ब्लॉक बन रहा है और वो भी इराक ही उसको लीड कर रहा है। अब आप बताइए। और इराक में अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, वो इराक गए, मैंने बताया, उनका बयान भी आया। और जो शिया अल सुदानी है, उनसे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिले। तो इसका मतलब है कि देखिए इराकी रेजिस्टेंस अपने बल पे जॉर्डन पहुंच जा रहा है, कुवैत पहुंच जा रहा है। तो ये जो कुवैत पहुंच रहा, और इराक की कुवैत, आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था, तब पूरा गल्फ वॉर वाला मामला शुरू हुआ था। कुवैत के लोग किस तरीके से इराक की मदद से ये इजराइल के खिलाफ एक फोर्स के रूप में बनते जा रहे हैं। ये देखिए एक ऐसी चीज है। और मैं फिर हिजबुल्लाह की बहादुरी पे, बेरिया जो उन्होंने जो आज जिस इजरायली बेस को आज मारा है, उसमें उनका कम से कम 3 जो पूरा एक उनका रोबोटिक कम्युनिकेशन का जो साइट है, जो जहां से वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, उसको कैसे युद्ध में यूज किया जाए, उसका बेस पूरा नष्ट हो गया है, जो खबर आई है। और उसमें कम से कम 13 से 14 इजरायली टेक्नीशियंस और प्लस जो उसके उनके इंजीनियर्स हैं वो गायब है। आज का प्रसारण यहीं तक। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।